अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा लेक्चर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जिसको हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन के टाइम पे जो कॉस्ट हमारी यूज़ हो रही होती है, चाहे वो अपने इनपुट्स को दे रहे हैं, चाहे लैंड लेबर वगैरह पे जो रिवॉर्ड्स उनको दे रहे हैं, चाहे हम रॉ मटेरियल वगैरह पे दे रहे हैं, जो भी हम कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं बनाने के टाइम पे जो खर्चा आ रहा है उसको हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The law of supply: firms are willing to produce and sell a greater quantity of a goods when the prices of good is higher. This result in a supply curve that slopes upward. Supply थोड़ा सा इसलिए हमें यहाँ पे लिंक किया गया है क्योंकि सप्लाई का लिंक होता है कॉस्ट के साथ। सप्लाई इंक्रीज़ कब करती है प्रोड्यूसर, जब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस किसी प्रोडक्ट की बढ़ती हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई भी इंक्रीज़ करना चाहता है, अपना सप्लाई कह सकते हो अपनी क्वांटिटी सप्लाई भी या यूनिट्स भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और यूनिट्स इंक्रीज़ करने के लिए उसको कॉस्ट भी चाहिए होती है। फर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करे। फर्स्ट एम तो ये हो गया। सेकंड एम इसके अलावा क्या हो सकता है कि अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें। ठीक है, वैसे अक्सर ये बिज़नेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, आप लोग भी इस तरह से ये स्टडी करते हो कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हम इसको ये ले सकते हैं कि अपनी कॉस्ट को किस तरह से मिनिमाइज़ करें, कम से कम कॉस्ट पे किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट बेसिकली होता है जो चीज़ बनाने पे खर्चा आता है, जो इनपुट्स को बनाते हुए जो खर्चा आता है उससे हम कहते हैं कॉस्ट है। रेवेन्यू क्या है? कितनी क्वांटिटी आपने सेल की है। ठीक है, रेवेन्यू को अक्सर हम लिखते हैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने किस प्राइस पे सेल आउट किया। या हम कह सकते हैं कि किसी फर्म ने इनकम कितनी अर्न की है। हम ये नहीं कह रहे प्रॉफिट इतना अर्न हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि कॉस्ट कितनी उसकी लगी, हम कह रहे इनकम कितनी अर्न हुई। लेट सपोज अगर उसने 10 यूनिट्स सेल किए, आप एग्जांपल ले लो पेन की, और हर एक पेन की प्राइस थी 5 रुपीज़। एक पेन की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, 10 यूनिट उसने सेल आउट किए, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 10, और पेन की प्राइस कितनी है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आएगा 50। इसका मतलब रेवेन्यू उसने जो कलेक्ट किया वो 50 रुपीज़ का रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू के अंदर उसकी कॉस्ट, उसका प्रॉफिट सब कुछ इंक्लूड होता है। उसके बाद आ जाता है फर्म्स प्रॉफिट। फर्म प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करती है? प्रॉफिट में हम कहते हैं रेवेन्यू जितना अर्न किया उसमें से कॉस्ट अगर माइनस की जाए, ये जो रेवेन्यू हमने अभी 50 निकाला, इस रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट को लेस कर दिया जाए, कॉस्ट को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, हम कह सकते हैं प्रॉफिट अर्न हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल इनकम कितनी अर्न की, जितनी आपने सेल की है उससे आपकी इनकम किस तरह से रिसीव हुई, कितनी इनकम रिसीव हुई, उसमें से माइनस कर देंगे उसकी कॉस्ट को, जितना बनाते हुए खर्चा आया उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अगर आपके पास कोई कॉस्ट है, आपके पास इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, आप किस तरह से इसको अवेल कर सकते हो, कौन सी चीज़ों पे स्पेंड कर सकते हो, इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, या हम इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह से कह सकते हैं द लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन्स फ्रॉम अदर ऑल्टरनेटिव्स। किसी चीज़ को छोड़ के आप किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हो, किसी चीज़ को छोड़ के आप किसी और चीज़ को आप कह सकते हो कि अटेन करते हो, वो हमारे पास होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अ फर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट्स आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि उसके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो किन इनपुट्स को किस तरह से यूज़ करके अपने आउटपुट्स क्रिएट कर सकता है। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में हम यूज़ करते हैं। A firm cost of production includes explicit and implicit cost. Explicit cost involves direct money outlay for factor of production. Implicit cost do not involve a direct money outlay. Explicit cost वो cost होती है जो कि हम money pay करके कोई चीज़ खरीदते हैं, पे करके हम अपना पैसा खर्च करके आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। आप लेबर्स को वेज पे करके उनसे काम करवाते हो, ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मींस जो कि डायरेक्ट लिंक होते हैं आपके मनी का, अपनी मनी खर्च की है और उसके बदले आपने कुछ अर्न किया। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ये डायरेक्टली मनी से इन्वॉल्व नहीं होता, ये आप अपने कोई एक्सपेंसेस, आपके पास अपना कोई कह सकते हो कि
रिसोर्सेज पड़े हैं उनको यूज़ कर रहे हो, या जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उस पर, ये आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, जो कि मनी से डील नहीं करती। जो आपकी आइडियाज़ ओपिनियंस होती है ये आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप टाइम का ले सकते हो। उसके अलावा जो आपके अपने रिसोर्सेज होते हैं, आपकी अपनी जो स्किल्स होती है, वो अगर आप उसको अचीव कर रहे हो, उनको आप यूज़ कर रहे हो, तो ये आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। Economist includes all opportunity cost when measuring cost. Accountant measure the explicit cost but often ignore the implicit costs. Difference क्या है? Economic profit हम किस तरह से economic profit को earn करते हैं? Economic profit में basically हम बात कर रहे होते हैं कि इसमें हम implicit cost को भी include कर रहे होते हैं और explicit cost को भी include कर रहे होते हैं। जब profit अपना find out करते हैं ना, profit का formula होता है revenue minus cost। तो cost कौन कौन सी तरह की होती हैं? हम अगर इकोनॉमिस्ट उसको ले रहे होते हैं, प्रॉफिट अगर कैलकुलेट कर होते हैं, उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी ऐड करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी माइनस करते हैं उसमें से, अपने रेवेन्यूज़ में से। जबकि अगर अकाउंट्स की बात करें, अकाउंटेंट्स किस तरह से इस चीज़ को ले रहे होते हैं, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, वो सिर्फ अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखते हैं। मतलब अपना टाइम वगैरह, अपने रिसोर्सेज वगैरह को इग्नोर कर रहे होते हैं, वो सिर्फ वो कॉस्ट मेजर करते हैं, सिर्फ उस कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं जो कि मनी से डायरेक्टली ली गई होती है। ये उसी तरह से बताया गया है रेवेन्यू में से किस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं हाउ एन इकोनॉमिस्ट व्यू ऑफ फर्म। इकोनॉमिस्ट किस तरह से देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कुछ ना कुछ है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी है, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है। जबकि अकाउंटेंट किस तरह से देख रहे हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट से उनका मकसद होता है। या हम कह सकते हैं प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, रेवेन्यू में से सिर्फ अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं। जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, अपने रेवेन्यू में से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अ फर्म्स कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स इस प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जो फर्म की जो भी प्रोडक्शन होती है, ये जो फर्म की जो कॉस्ट होती है रिफ्लेक्ट कर रही होती है वो कितनी प्रोडक्शन करना चाह रहा है। Production function and total cost. The relationship between the quantity of a firm can produce and its cost determine its pricing decision. ये किस क्वांटिटी पे कितनी चीज़ें बना रहे हैं, कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें प्राइसेस, उन सारी चीज़ों की वजह से हम प्राइसेस डिटरमिन करते हैं। कितना खर्च आया बनाने पे, कितनी चीज़ें बनाई, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइसेस सेट की जाती हैं। टोटल कॉस्ट कर्व शोज दिस रिलेशनशिप ग्राफिकली। टोटल कॉस्ट कर्व का ग्राफ बनाया गया है कि इस तरह से टोटल कॉस्ट कर्व का ग्राफ बनता है कि जितने जितने आप कह सकते हो कि अपना आउटपुट इंक्रीज़ करना चाहते हो, आपको कॉस्ट भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। मतलब अपना आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए आपको इनपुट भी ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, इनपुट में हमारी कॉस्ट आ जाती है, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट है, चाहे हम उसको बात कर सकते हैं कि जो भी बनाने पे खर्च आता है, रॉ मटेरियल वगैरह आते हैं, उनको अगर जैसे इंक्रीज़ करते जाए तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ करता जाता है। तो टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो थोड़ी सी पॉजिटिव स्लोप बन रही होती है। इसके बाद आ जाता है द वेरियस मेजर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को डिफरेंट तरीक़ों से मेजर किया जा सकता है। ये जो टोटल कॉस्ट होती है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। जिस तरह से हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन में, एक होता है फिक्स्ड फैक्टर, एक होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड इनपुट या वेरिएबल इनपुट का नाम दिया था। उसी तरह से यहाँ पे भी कॉस्ट है, फिक्स्ड फैक्टर या फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि आपने एक ही बार लगा दी है और उसको बार बार चेंज नहीं करे। लेट्स सपोज अगर हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, कैपिटल को हमने एक ही बार मशीनें खरीद ली हैं और बार बार हम अपनी मशीनों को, जो मशीनों पर जो कॉस्ट लगी उसको चेंज नहीं करें, वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि आप जो अपने लेबर्स वगैरह पे जो इन्वेस्ट करे या लेबर वगैरह पे जो कॉस्ट अप्लाई करे, उनको वेज वगैरह दे रहे हो, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन में अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि हमारे पास एक या दो फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। वहाँ पे हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था कि एक या दो हमारे पास जो इनपुट्स हैं उनको फिक्स रख लेते हैं और लॉन्ग रन और बाकी जो इनपुट्स हैं उनको चेंज करते हैं। जबकि लॉन्ग रन में हमने बात की थी कि लॉन्ग रन में सारे के सारे इनपुट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक बार आपने लगा दी मशीनें, अगर एक बार आपने हायर कर ली, बार बार आप उसको चेंज नहीं करते, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसी मशीन पे काम करोगे, उस कॉस्ट पे जो लगा दी उसी कॉस्ट पे उसको चेंज नहीं करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कॉस्ट वेरी करती रहती है। आर दोज कॉस्ट दैट डू वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। आपकी जितनी प्रोडक्शन आपकी इनहेंस होती रही, जिस प्रोडक्शन आपकी चेंज हो रही है, आप अपनी कॉस्ट को वेरिएबल या फ्लक्चुएट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है फैमिली ऑफ टोटल कॉस्ट। मीन्स टोटल कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वही चीज़ जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमने बात की है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड आउट किस तरह से करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट प्लस
फिक्स्ड कॉस्ट, या टोटल कॉस्ट की बात हो रही है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। हम ये देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगाई है हमने किसी भी प्रोडक्शन टाइम पे, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो है वो कितनी हो रही है, टाइम टू टाइम जो चेंज हो रहा है इसमें कितना आ रहा है चेंज। इन दोनों को फिक्स्ड और वेरिएबल को अगर हम ऐड कर देंगे हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ये आपको बताया गया है, लेट्स सपोज आपने अगर आपने यूनिट है या क्वांटिटी है, आप कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आपने फिक्स्ड कॉस्ट लगा, टोटल जो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट है वो $3 लगा रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट आप $0 लगा रहे हो, ठीक है, और दोनों को मिला के आपकी जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो लेट्स सपोज $3 बन रही है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दो, 3 + 0 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल कॉस्ट। आपने अप्लाई क्या स्टार्ट किया, आपने इतनी कॉस्ट लगाई, मींस आपने कोई मशीन ख़रीदी है लेकिन अभी उस पर लेबर कोई हायर नहीं किया, ठीक है, मशीन ख़रीदने के बाद आपका कोई आउटपुट नहीं निकला, एकदम से आउटपुट नहीं जनरेट हुआ, फिर हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट उतनी है, फिक्स्ड कॉस्ट हमने फिक्स कर लिया तो हर बार 3 ही होगी, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रही, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आ रही हैं। वेरिएबल को लेट्स सपोज हमने लेबर को पहले $0.30 हमने उसको पे किया, ठीक है, और अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, फिक्स्ड कॉस्ट 3 थी, उसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके 3.30 आई, तो हम कह सकते हैं इतनी कॉस्ट अगर हम लगाएंगे तो हमारी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। मज़ीद इसी तरह से इन्हेंस करते रहो, आगे जाते रहो, फिक्स्ड कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट ऐड करो, हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी, और हम कह सकते हैं इस टोटल कॉस्ट में इतनी वेरिएबल हम या इतनी आउटपुट हम प्रोड्यूस करें, इतनी क्वान्टिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें यह भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है टोटल कॉस्ट गिवन हो, आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो, आपसे कहा आपको फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करने का कहा जाए, तो ये आप टेबल देख सकते हो, यहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ चले जाए तो टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को, हमारे पास आंसर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछा जाए वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करो तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद आ जाता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैन बी डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्म कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, कि टोटल उसने कितनी प्रोडक्शन की है उसे डिवाइड कर देंगे उसके आउटपुट से। द एवरेज कॉस्ट इज टिपिकल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एक यूनिट बनाते हुए आपकी कितना खर्च लगा, एवरेज या अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट एक यूनिट बनाते हुए कितनी लगी, वो होती है हमारी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वहाँ पे हम टोटल कॉस्ट पढ़े थे, टोटल कॉस्ट को हमने कहा था एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट को पढ़े। एवरेज कॉस्ट को भी या हम कह सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट को हम अगर इक्वल्स टू करें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका भी इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ATC इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सेम वही वहाँ पे सिर्फ टोटल कॉस्ट था, अब उसी को एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर दिया। एवरेज फैमिली ऑफ एवरेज कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय इट्स क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इट्स क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इट्स क्वांटिटी। हमारे पास इस तरह से इस मेथड से इन फार्मूला यूज़ करके हम अपने एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक टेबल है, इसमें डिफरेंट तरह की आपको कॉस्ट बताई गई हैं। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है ये 2, ठीक है, हर बार जितने आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बार लगी। वेरिएबल कॉस्ट आपकी चेंज हो रही है, पहले 1 थी, फिर 1.8, फिर 2, फिर इस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। टोटल कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट करनी है, ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किस तरह से निकालनी है, दोनों को फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट निकलेगी। लेट्स सपोज 2 + 0, हमारे पास आंसर $2 निकला। फिर नेक्स्ट जब यूनिट क्वांटिटी 1 प्रोड्यूस हो रही थी, इसका मतलब है 2 फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस उसमें 1 वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप करते जाएं, फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड करते जाएंगे, टोटल कॉस्ट निकली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो AFC रिप्रेजेंट करे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी स्टार्टिंग में 2 थी, डिवाइडेड बाय 0, तो हमारे पास आंसर अनडिफाइंड आता है। नेक्स्ट के स्टेज पे आप देखो 2 है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, उसको डिवाइड करेंगे इस क्वांटिटी 2 / 1 विच इज इक्वल्स टू 2। फिर उससे अगला केस देखें,
आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 2 है, उस पे उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे विच इज़ 2 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। इस तरह से हम फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड बाय क्वांटिटी करते रहेंगे तो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल आएगी। उसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास लेट सपोज क्वांटिटी जब 1 थी उस टाइम एवरेज हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 1 थी, 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। उसके बाद आप देख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 1.80 है, 1.80 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.9। इसी तरह से ATC है, ATC स्टैंड्स फॉर एवरेज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है उसको डिवाइड कर देंगे उसकी क्वांटिटी से, आपके पास निकल आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। लास्ट जो ग्राफ कॉलम है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। आप लिख सकते हो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, टोटल कॉस्ट ये देख सकते हैं आप, ये फोर्थ कॉलम में जो है पहले $2 है, फिर $3 है, फिर $3.8 है, फिर 4.40 है। इनमें चेंज कितना आ रहा है। जब यूनिट 1 हमने ये आउटपुट 1 हमारा प्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे हमारी टोटल कॉस्ट 3 थी, और उससे पहले हमने कितनी कॉस्ट लगाई, टोटल जो कॉस्ट थी वो 2 थी। तो 3 माइनस 1 चेंज हम किस तरह से फाइंड करते हैं, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय आज कितना आउटपुट किया जनरेट 1 यूनिट, इससे पहले कितना किया था 0, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा आप देख सकते हो 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या है, मेजर्स द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट दैट अराइजेस फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपने अपनी कॉस्ट को अगर चेंज किया, आपने अपनी कॉस्ट अगर एडिशनल कॉस्ट लगाई है, उस एडिशनल कॉस्ट से चेंज कितना आ रहा है, एडिशनल कॉस्ट लगाने से आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज कितना आ रहा है, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट। फॉर्मूला इसका ये है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, करंट वैल्यू कॉस्ट की माइनस प्रीवियस वैल्यू कॉस्ट की डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू क्वांटिटी की माइनस प्रीवियस वैल्यू क्वांटिटी की। सॉल्व करेंगे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा। ये आपको उसको फर्दर डिटेल से बताया गया है, फिर से करके दिखाया गया है। क्वांटिटी लेट सपोज 0 1 2 है, टोटल कॉस्ट जब 0 क्वांटिटी थी टोटल कॉस्ट हमारी इतनी अप्लाई हुई $3, फिर टोटल कॉस्ट 3.3, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट 3.80। इसी तरह से बताया गया। मार्जिनल किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, स्टार्टिंग में टोटल जो है आप ये टोटल कॉस्ट एक्जैक्टली ये अमाउंट भी लिख सकते हो या फिर डैश डाल सकते हो। मैंने कहा था 0 कभी नहीं डालना, या तो टोटल कॉस्ट वाली अमाउंट डाल सकते हो या फिर डैश डाल सकते हो। अब सेकेंड देखो, सेकेंड जब यूनिट क्वांटिटी हमारे पास 1 यूनिट प्रोड्यूस हुई है तो 3.30 हमारे पास टोटल कॉस्ट इस टाइम पे है। अब हमारे पास ये करंट वाली वैल्यू है, इसमें हम देखेंगे चेंज इन टोटल कॉस्ट। न्यूमिनेटर में फॉर्मूला था चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में चेंज कितना आ रहा है। अभी हमने कितने लगाई टोटल कॉस्ट 3.30, माइनस करेंगे प्रीवियस वैल्यू, उसमें प्रीवियस वैल्यू क्या थी 3.00, तो 3.30 माइनस 3.00 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब कितनी करंट क्वांटिटी कितनी है 1, प्रीवियस क्वांटिटी कितनी लगा रहे थे 0, 1 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू हम कहेंगे हमारा जो सॉल्व करेंगे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट जो निकलेगी 0.30 निकलेगी। इसी तरह से ये सारे आप करते जाए। इस तरह मार्जिनल प्रोडक्ट हमने एक्सप्लेन किया था, सेम वही कॉस्ट वही फार्मूला है, सिर्फ नाम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का यूज़ हुआ, वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट था। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट कर्व एंड देयर शेप्स। मार्जिनल कॉस्ट राइजेस विद द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। At low level of output, increase in production will occurs a relative small cost. Increasing output is more costly when the amount being produced is already high. ये आपको ये बता रहे हैं कि अगर हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट में फॉल करेगी और उसके बाद वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में डिक्लाइन करेगी और उसके बाद इंक्रीज़ होगी। तो इसका जो एक कर्व बनेगा वो एक यू शेप बनेगा, लेकिन वो जो या टिक शेप, जो टिक होता है ना उस तरह से उसकी शेप का बनेगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। और एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरह से बनेगा, हमारे पास यू शेप का बनेगा। ये जिस तरह से जो भी आपको टेबल बनाए गए हैं, इन टेबल के ग्राफ्स आप लोगों ने बनाने हैं। ठीक है, ये मैं असाइनमेंट दूंगी आप लोगों को। तो ये जितने भी टेबल्स में हमारे पास जितनी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इसमें ये सारी चीज़ें आपने बनानी है। ठीक है, आपने वाई एक्सेस पे कॉस्ट ले लेनी है और एक्स एक्सेस पे अपना आउटपुट ले लेना है, और उसके बाद आपने सारी डायग्राम बनानी है। एवरेज कॉस्ट की बनानी है, मार्जिनल कॉस्ट की बनानी है, टोटल कॉस्ट की बनानी है।
इस तरह का ये शेप बनेगी हमारे मार्जिनल कॉस्ट कर्व की। स्टार्टिंग में जब आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाता है, स्टार्टिंग में आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करती है, फिर पॉसिबल है कि एक टाइम पे वो चेंज ना हो, माइनर सा चेंज हो, पॉइंट्स में चेंज हो, और फिर एकदम से वो इंक्रीज करने लग जाती है मार्जिनल कॉस्ट। Cost curve and their shapes. The average cost curve is U-shaped. At very low level of output, average total cost is high because fixed cost is spread over only a few units. अच्छा, यहाँ पे अब कह रहे हैं cost curve जो है, average cost curve जो है वो U shape का होता है। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आपका टोटल जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ करता, सॉरी टोटल कॉस्ट अगर आपकी इंक्रीज़ करती रहती है तो आपकी एवरेज कॉस्ट स्टार्ट में डिक्लाइन करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके वो डिक्लाइन करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो कांस्टेंट स्टेज पे आएगी, माइनर सा चेंज आएगा, और फिर उसके बाद स्लो या आहिस्ता स्लोली वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, टोटल कॉस्ट अगर इंक्रीज़ कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारी जो बातें मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग अपने जो टेबल्स मैंने मेंशन किए वहाँ से आप उसकी वैल्यूज़ देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। टोटल कॉस्ट जब बढ़ रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट में वो फॉल करती है और फिर उसके बाद इंक्रीज़ करने लग जाती तेज़ी से। जबकि एवरेज कॉस्ट में क्या होता है कि जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही होती है तो एवरेज कॉस्ट स्टार्ट में फॉल करती है और फिर वो इंक्रीज़ होती है। एक यू शेप का एक कर्व बनता है एवरेज कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व बनेगा वो एक टिक होता है ना, जिस तरह टिक लगाते हैं, उस शेप का कर्व बनेगा। आप देख सकते हो एवीसी, ये रेड कलर का जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये 80 रिप्रेजेंट करे टोटल कॉस्ट, एवीसी जो रेड कलर का कर्व है ये रिप्रेजेंट करे एवरेज कॉस्ट को, और ये जो ग्रीन कलर का कर्व है ये फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। Whenever marginal cost is less than average total cost is falling. Whenever marginal cost is greater than average cost is rising. इसका मतलब ये है कि जब मार्जिनल कॉस्ट कम होती है एवरेज कॉस्ट से तो इसका मतलब है कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उस टाइम फॉल कर रहा होता है। ठीक है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट अगर फॉल कर रही है तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट कर्व भी फॉल कर रहा होता है। ज़्यादा अगर मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहे हैं हम कह सकते हैं उस टाइम पे एवरेज कॉस्ट भी फॉल कर रही होती है। फिर व्हेन एवर मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, अब मार्जिनल में डिफरेंस अगर ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे एवरेज कॉस्ट कर्व जो वो राइज कर रहा है, जो उसका डिफरेंस आ रहा है वो अगर ज़्यादा है इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, राइज कर रहा है। इसके बाद आ जाता है the marginal cost curve crosses the average total cost curve at the efficient scale. Efficient scale is the quantity that minimize average total cost. अगर आप ये जो टेबल बनाए गए हैं इन टेबल का आप एक ही ग्राफ बनाओ और एक ही ग्राफ पे आप इसको एक ग्राफ पे कॉस्ट वाई एक्सिस पे लो, एक्स एक्सिस पे आप लोग अपना आउटपुट लो, एक मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बनाओ, एक एवरेज कॉस्ट का ग्राफ बनाओ। ठीक है, उसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, एमसी कट करके एसी को ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ बना हुआ है ब्लू कलर का, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एक टिक शेप का ग्राफ बना हुआ है। जब इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ हो रहा है, मार्जिनल एकदम से इंक्रीज़ हो गया। कॉस्ट इन लॉन्ग रन, अच्छा ये जितने भी हमने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़े थे ये सारे शॉर्ट रन में थे, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये शॉर्ट रन में आते हैं। लॉन्ग रन में अगर हम बात करते हैं कि कोई भी फर्म होती है उसका कोई भी इनपुट या कोई भी फैक्टर वो फिक्स नहीं होता, सारे के सारे इनपुट्स या फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। इसी तरह से कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सारे के सारी जो कॉस्ट अप्लाई हो रही होती है वो भी वेरिएबल होती है। हम ये भी नहीं कह सकते लॉन्ग रन में कि किसी कॉस्ट को फिक्स रख लिया या अपने मशीनें अगर एक बार ख़रीद लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में होते हैं कि आप पूरा का पूरा प्लांट आप किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हो, पूरी की पूरी आप अपनी बिल्डिंग चेंज कर सकते हो, कोई भी इनपुट कोई भी फैक्टर आप फिक्स नहीं रखते।
For many firms, the division of total cost between fixed and variable cost depends on the time horizon being considered. वही बात शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन की. शॉर्ट रन में क्या होता है, कम टाइम पीरियड के लिए, लेट्स सपोज मैक्सिमम टाइम पीरियड अगर हम देते हैं शॉर्ट रन को 5 ईयर्स, कुछ मंथ से लेके 5 ईयर्स तक हम कहते हैं कि हमारे पास शॉर्ट रन का ये टाइम पीरियड है. लॉन्ग रन की अगर हम बात करें, हम कहते हैं मोर देन 5 ईयर्स या प्लस 5 ईयर प्लस, जितना लंबा अरसे का टाइम हो उसमें कोई भी हमारे पास जो कॉस्ट अप्लाई करते हैं वो फिक्स्ड नहीं होती. बिकॉज मैनी कॉस्ट आर फिक्स इन द शॉर्ट रन बट वेरिएबल. अच्छा, ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अच्छा, ये जो टॉपिक है इसमें जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मैंने मैनुअल वीडियो साथ इसके में अटैच करी, दूसरी वीडियो, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा. वहाँ से अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो वो पूछ सकते हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सिर्फ हिंट्स बता देती हूँ आपको, डेफिनेशन बता देती हूँ किसका मतलब क्या है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहता है जब कॉस्ट में चेंज कम आ रहा होता है और आपका आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कॉस्ट थोड़ी सी चेंज हो रही है और आपका आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. उसके बाद आ जाता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट, हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं अकर्स व्हेन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्टेज द सेम एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज. मतलब आपकी कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, सिर्फ आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. उसके बाद थर्ड जो हमारा केस आता है डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, वो ये होता है अकर्स व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व राइजेस एज द क्वांटिटी आउटपुट इंक्रीजेस. मतलब अब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है कॉस्ट का चेंज ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो रहा है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमने पढ़ा थोड़ी सी कॉस्ट चेंज हो के हमारा आउटपुट ज़्यादा चेंज हो रहा है. डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम पढ़ते हैं कि कॉस्ट में ज़्यादा चेंज आ रहा है, आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो रहा है. इसके अलावा ये जो ग्राफ है लॉन्ग रन का, इसकी जो बाकी डिटेल्स है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लें. अगर किसी स्टूडेंट को कोई लेक्चर कोई पॉइंट समझ नहीं आता मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया और वाई एक्सिस पे अपनी कॉस्ट ली. ये हमारे पास सारे शॉर्ट रन है, ठीक है. इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, ये हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, ये है हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3. मतलब आपने डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट प्लांट्स अगर आपने अप्लाई किए हैं तो उस पर आपने किस तरह से कॉस्ट अप्लाई किए ये वो है. लेट सपोज आपने 3 साल में 3 डिफरेंट तरह के प्लांट्स अप्लाई किए, तो आपने फर्स्ट कॉस्ट इस तरह से लगाई, आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरह से बना. दूसरे साल में आपने नया प्लांट लगाया, उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो इस तरह से बनी. तीसरे साल में जो आपने थर्ड प्लांट लगाया उसकी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो इस तरह का बना. तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. जितने भी आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है शॉर्ट रन में, उन सब का अगर हम सम कर देंगे तो हम कहेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का. या हम कह सकते हैं वो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाएगी. सम ऑफ ऑल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. अब यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, इनको एक्सप्लेन कर देते हैं. ये पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है अगर हम इस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 जो था फर्स्ट टाइम जो प्लांट अप्लाई किया था उस पर हम अगर ए पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे इतनी कॉस्ट आपने लगाई है और इतना आउटपुट आपका Q1 आउटपुट जनरेट हुआ. मीन ज़्यादा कॉस्ट लगाई है और आउटपुट थोड़ा सा. जब नया प्लांट अप्लाई करते हैं तो आप मतलब स्टार्टिंग कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, नई मशीनरी लगाई, स्टार्टिंग में आउटपुट थोड़ा सा जनरेट हुआ. उसके बाद उसी प्लांट को अगर आप यूज़ करते जाते हो तो इसी पॉइंट को अगर आप यूज़ करते जाते हो तो आपकी जो ये कॉस्ट है जब ए पॉइंट से अब उसी कॉस्ट को अगर यूज़ करते जाते हो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती जाती है और आपका आउटपुट इंक्रीज़ होता जाता है. आप देख सकते हो जब पॉइंट ए था उस टाइम पे हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हो रहा था वो Q1 था, ठीक है. अब उसी प्लांट को उसी मशीनरी को अगर आप यूज़ करते जाते हो कॉन्टीन्यूसली तो आपकी कॉस्ट आप देख सकते हो थोड़ी सी फॉल करने लग जाती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है और आपका आउटपुट जो है वो Q1 से Q2 पे चला गया. उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि अगर आपको अपना आउटपुट मज़ीद बढ़ाना है, ठीक है, अब आप बी पॉइंट पे इतनी कॉस्ट पे इतना आउटपुट जनरेट करे थे Q2 का, अगर आप अपना आउटपुट मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप अपना आउटपुट अपनी कॉस्ट को उसी तरह से वही कॉस्ट आपकी लग रही है, आप इसको कॉस्ट को इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा कॉस्ट का या माइनर से चेंज आ रहे हैं, आपका आउटपुट Q2 से Q3 पे चला गया. अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपने उसी टाइम न्यू मशीनरी हायर कर ली या न्यू प्लांट अप्लाई कर लिया तो उस प्लांट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको उतनी ही कॉस्ट या आप कह सकते हो उतना ही आउटपुट जनरेट करके दे रहा है जितना फर्स्ट प्लांट आपको दे रहा है, ठीक है. ये पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया. न्यू प्लांट का भी ये पॉइंट है, ठीक है. हम कह रहे हैं कि नया प्लांट अगर हमने हायर किया
उसी टाइम पे तो वहाँ पे देख सकते हैं हमें फर्स्ट प्लांट का पॉइंट सी इतना आउटपुट दे रहा है Q3 का। नया प्लांट अगर हम इसी टाइम लगा देंगे, उसका जो स्टार्टिंग या इनिशियल कॉस्ट में पे करें, थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है लेकिन आउटपुट हमारा सेम ही है। उसी तरह से अगर हम इसी को आगे लेके चलें, हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि पॉइंट सी और पॉइंट डी पे हमारा जो आउटपुट लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आप फर्स्ट प्लांट को यूज़ करते हो तो भी Q3 आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है। नया प्लांट अगर आप लगाते हो, उसका जो स्टार्टिंग फेज़ है उस पर थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, नया प्लांट लगाने से थोड़ी सी आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, लेकिन आपको आउटपुट उतना ही दे रही है। पॉइंट सी और डी क्लियर हो गए। इसके बाद अब चलते हैं, अगर आप अपना आउटपुट मज़ीद इंक्रीज करना चाहते हो, Q4 तक चले जाना चाहते हो, इतने आउटपुट्स आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट ई। पॉइंट ई ये रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे आप फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट प्लांट लगा रहे हो उसी पे अपनी प्रोडक्शन करो, वो भी उतना ही आउटपुट दे रहा है Q4 का। अगर आप नया प्लांट लगा रहे हो तो इस पॉइंट पे आपको नया पॉइंट भी उतना ही आउटपुट दे रहा है। मीन्स ये वो पॉइंट है, ई पॉइंट ये वो पॉइंट है, चाहे आप फर्स्ट प्लांट यूज़ कर रहे हो वो भी आपको उतना ही आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, और सेकंड प्लांट अगर यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपको उतना ही आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड आप पे करता है कि अगर आपको अपनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी, आउटपुट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो सिर्फ आप अपने शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट 1 पे ही रहोगे, इसी पे जाओगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं, लंबे अरसे के लिए बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अपनी प्रोडक्शन चेंज करते हैं, हम नया प्लांट भी हायर करेंगे। नया प्लांट हायर करेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट ई था, यहाँ पे पॉइंट एफ आएगा। फर्दर हम कह सकते हैं हमारी कॉस्ट फॉल की, उसी प्लांट को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस करके हमारा आउटपुट जनरेट करता गया। इसी तरह से फिर यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। यहाँ पे ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कि आप अगर फर्स्ट जो सेकंड प्लांट है उसको जितना यूज़ कर रहे हो, उससे आउटपुट मिलने जो आउटपुट निकल रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल है नए प्लांट से के आउटपुट से, ठीक है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इसी तरह से आगे इसको जितने आपके शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व बनते हैं, 3, 5, 10 जितने भी बनते हैं, तो इसमें तो बहुत सारे लॉन्ग रन में काफ़ी सारे क्योंकि लंबे अरसे के लिए हम बात करते हैं, जितने शॉर्ट टाइम की बात करते हैं, मेजॉरिटी आप देखो कि इसका टेबल या इसका जो ग्राफ है तो बहुत सारे शॉर्ट रन काफ़ी सारे आपको डिफरेंट इस तरह से करके आपको दिए जाते हैं। लेकिन जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिर्फ एक शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व को आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ये एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से जितना आप कम अमाउंट को एक्सप्लेन करोगे वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे इसी जो आपके पास शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व है, किसी पॉइंट पे आप कह दो कि यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करनी है, यहाँ पे इससे ज़्यादा आप कॉस्ट नहीं अप्लाई करना चाहते, तो ये आपका एक स्टॉप या फिनिशिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरह से बनती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इन सारे शॉर्ट रन का सम कर दें तो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जनरेट हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते थे ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे ग्राफ में इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आप अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हो तो आपका आउटपुट लेवल ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में इंक्रीजिंग रिटर्न कह सकते हैं। अगर अपनी कॉस्ट थोड़ी सी चेंज करे, थोड़ी सी वेरी करे, आपका आउटपुट ज़्यादा चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट अगर आप देख दो तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने कॉस्ट में कोई चेंज नहीं कर रहे, आपका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट ही चेंज हो रहा है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, सेम तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज का मतलब है कि अगर आपकी कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है और आपके आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो कम है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कॉस्ट में कम चेंज आ रहा है, आउटपुट में ज़्यादा चेंज आ रहा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं सेम कॉस्ट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, कॉस्ट में बहुत माइनर सा चेंज आ रहा है और आपका जो आउटपुट है उसमें कॉन्स्टेंट चेंज आ रहा है, कांस्टेंट रिटर्न हम किसी को कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो आपका केस है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब है कि आपके कॉस्ट में कम चेंजेस आ रही हैं और जो आपका आउटपुट है उसमें कॉस्ट में ज़्यादा चेंज आ रहा है और जो आपका आउटपुट है उसमें कम चेंज आ रहा है, जिसको हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। किसी स्टूडेंट को इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो काइंडली आप क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगी।